लखनऊ के कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसकी बयार चल रही है या किसकी हवा चल रही है। और हम लखनऊ के पश्चिमी विधानसभा में चुनाव कवर करने के लिए आए हुए थे। इस दौरान हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक जनाब रेहान नईम साहब से मेरी मुलाकात हो गई। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल रेहान नईम साहब किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल दिख रहा है। तो रेहान नईम साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह का माहौल आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त तो लहर है समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लहर है। लोग मौजूदा सरकार से बहुत नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि जिन जिन वादों करके जो बीजेपी आई थी उन किसी भी एक वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। कहा था कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इन 4.5 साल में समझ में आया कि बेटी भी भाजपा से बचानी है और सम्मान भी रखना है तो भाजपा से बचा के, भाजपा के नेताओं से बचा के रखना है। इसी तरह से किसी भी कोरोना काल, अभी हम सब ने देखा, सेकेंड वेव देखी, जितने ख़राब हालात से लोगों को जूझना पड़ा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर रह नहीं गया है। किसी जगह पे कोई ज़िला ऐसा नहीं है जिसमें क्राइम की रिपोर्ट्स ना हो। जेलों में हत्याएं हो रही हैं। इससे पहले बसपा की सरकार में जेल में हत्या सुनी थी हम लोगों ने, इस सरकार में 2 बार जेल में हत्याएं हुई। तो जैसा मुख्यमंत्री है, जैसा मुख्यमंत्री जी का विजन है, थूक दो, मार दो, जो आवाज़ उठाए उसको जेल भेज दो, उसी नीति का सारा नतीजा सामने है। हर आदमी परेशान है और अब सिर्फ इंतज़ार कर रहा है 2022 का चुनाव का, और जिस दिन उसको अपना वोट डालने का मौका मिलेगा उस दिन सारा गुस्सा वो उसी वोट के ज़रिए अपना इजहार करेगा और भाजपा की सरकार की विदाई तय है। रेहान नईम साहब, आपने कहा कि विदाई तय है, लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। और ये अभी हम बात कर रहे थे तो एक साहब ये कह रहे थे कि महंगाई ज़रूर बढ़ी है लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे। हमने कहा कि महंगाई बढ़ी है तो आपके उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है, तो कहने लगे नहीं, अगर 140 रुपये में पेट्रोल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो वो कहते हैं कि सब चंगासी बदमाश यूपी छोड़ करके चले गए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और पहले और सपा की सरकार को खासतौर से वो कहते थे वो गुंडों की सरकार है, इस तरह का वो कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने पे किसी की ज़बान पे तो किसी का जोर नहीं है। हम और आप जब बात करेंगे तो तथ्यों पे बात करेंगे। आप मुझे बताइए, वो कहते हैं कि सारे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। 2-4 बदमाशों का नाम भी बता दीजिए उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। ये कहिए कि जितने बदमाश थे वो सब भाजपा में शामिल होने के बाद नहा धो के एकदम ड्राई क्लीन होकर साफ़ सुथरे बाहर निकल के आ गए। और जो ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती है, मैं पूछता हूँ कि जेल में कभी हत्या समाजवादी पार्टी सरकार में हुई हो तो बताइए। 2 बार आपकी जेल में हत्याएं हुई। लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में देखिए महिलाओं के साथ, आप बताइए कि बच्ची को हाथरस का कांड आप भूल गए अभी? पहले कभी हम लोग सुना करते थे तो रेप सुना करते थे, अब तो कोई दिन अखबार उठा के देख लीजिए गैंग रेप। और ये जितनी तारीफ़ें हैं, कौन क्या कह रहा है कि मैं 140 रुपये में भी भाजपा को वोट दूंगा, आप 1400 रुपये का पड़वा के भी भाजपा को वोट दे सकते हैं। देखिए, ये इशू नहीं है। इशू इस बात का है कि इस सरकार ने, उनसे पूछे कि इस सरकार के 4 काम बता दीजिए इन 5 सालों में, पौने 5 साल में 4 काम बता दीजिए, तो चुप हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त लड़ाई है विजन और नॉन विजन। हमारे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, उनकी सोच में विजन है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और उसी एक्सपोजर को 5 साल लोगों ने देखा। 5 साल किस तरह से देखा? रिवर फ्रंट बना, खूबसूरत रिवर फ्रंट बना। बीजेपी ने भी जो कार्यक्रम कराया वो रिवर फ्रंट के आसपास कराया कि वो दिखा सके कि कुछ यहाँ पे खूबसूरत चीज़ें हैं। पुराने लखनऊ में डेवलपमेंट हुए, आप देखिए जो डेवलपमेंट हुए वो पुराने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के ज़माने में हुए। जो हॉस्पिटल बने वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने, जो एक्सप्रेसवे बना समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, जो स्टेडियम बना वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। डायल 100, 1090, मैं अगर आप बताने पे आ जाऊँगा तो आप 2-4-5 दिन, मुझ जैसा एक आम आदमी, एक काम कार्यकर्ता 5-7 दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में द्वारा किए गए कामों को बताता रहूँगा। ठीक है, आपने इतने काम गिना दिए, लेकिन अंततः यही सवाल है कि फिर हार क्यों गए? देखिए, यही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो उन्होंने वोट लिया शमशान और कब्रिस्तान। इस मायने में बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को भी और भाजपा के लोगों को कि जिस पे वोट मांगा था उन्होंने वो 2020 में हम सबको दिखा दिया कि शमशान और कब्रिस्तान क्या है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शमशान कब्रिस्तान कहा तो इन्होंने, शमशान में जब चिताएं ज़्यादा जलने लगी
तो उस पर कंट्रोल करने की बजाय बाहर से टीन लगा के छुपाने लगे। और मुझे हैरत होती है ये कि जब हमारी सरकार में एक छोटा सा क्राइम हो जाता था तो हमारे मुख्यमंत्री की आप फ़ोटो लगा के मीडिया वाले चलाते थे। आज वो मीडिया वाले कहाँ चले गए, हम सोचते हैं कि कहाँ चले गए, हम ढूंढ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद कभी उनका ज़मीर जागेगा और कभी वो हो सकता है सच की बात सच दिखाने का दिल करे। मजबूरियाँ होंगी, मैं तो एक मानना है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई ऐसे बेवफा नहीं होता। एक और बात, और बहुत ही सीरियस बात यह है कि ओवैसी की एंट्री है, ओवैसी की एंट्री को कितना थ्रेट मानते हैं आप अपने लिए? देखिए, ओवैसी डेमोक्रेसी है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का राइट है और हम थ्रेट क्यों मानेंगे भाई? हमारे अगर 15 लोग लड़ते थे तो 16 लोग लड़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट तो मुझे लग रहा है कि मीडिया उनको इम्पोर्टेंस दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ वोट्स तो बटेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कुछ वोट बटेंगे। भाई 2017 में भी ओवैसी लड़े थे मेरे खिलाफ और मैं 50,000 पाके विधायक था, 82,000 पाके हारा और ओवैसी की पार्टी को 1500-1600 वोट मिले थे। इनको क्यों इम्पोर्टेंस फील करा रहे हैं आप? देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको राइट है लड़ने का, हम लोग सबका स्वागत करते हैं, सब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार रेहान साहब ओवैसी अकेले नहीं हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं और अभी चंद्रशेखर रावण की मुलाकात उनसे हुई है। यानी चंद्रशेखर रावण भागीदारी संकल्प मोर्चा यानी राजभर और ओवैसी तो खैर गर्चे हैं ही भागीदारी संकल्प मोर्चा में, लेकिन रावण भी प्लस हो गए हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मैं कब टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ? मैं तो अपनी तैयारी बताऊँगा ना, मेरे सामने लड़ने वाला कौन आएगा इससे मुझे थोड़ा मतलब है। मैं अपना प्रिपरेशन करूँगा। मतलब एक कहावत है ना कि हम होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम उस तरह के लोग हैं, हम सबसे बेहतर चीज़ सोचते हैं और तैयारी सबसे ख़राब चीज़ के लेके करते हैं कि हम सबसे कमज़ोर हैं ज़ीरो पे, उस तरह से मेहनत करके ज़मीन पे काम करते हैं। और हमारे इश्यूज़ हैं, हम उस इश्यूज़ पे लड़ेंगे, डेवलपमेंट पे लड़ेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे लड़ेंगे, वुमेन हेल्थ पे लड़ेंगे, हम एजुकेशन पे लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हम काम करके, हमने हमेशा प्रूव किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विज़न है, उस विज़न को लेके चलेंगे। भाई हमारी नाराज़गी बीजेपी से इश्यूज़ पे है ना, भाई भाजपा में भी नेता है, हम भी नेता हैं, हमारी पार्टी में नेता है। हमारी नाराज़गी इस बात की है कि भाई एक 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिलती थी, आपको समाजवादी पेंशन से नाराज़गी थी, समाजवादी नाम से नफरत थी आपको। आप कहते समाजवादी हटा दीजिए, दीनदयाल उपाध्याय पेंशन कर देते और आप कहते साहब समाजवादी 55 लाख लोगों को देते, मैं 1 करोड़ लोगों को दूंगा, ये 500 देते तो मैं 1000 रुपये दूंगा, तो आप मुझसे बेहतर होंगे ना। या साहब आप कहते कि साहब ये डेवलपमेंट, अखिलेश जी ने 1 एक्सप्रेसवे बनाया, मैं 5 एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, उन्होंने 1 स्टेडियम बनाया, मैं 4 स्टेडियम बनाऊंगा, उन्होंने 1 एक्सप्रेसवे आधा बनाया, मैं पूरा बना दूंगा, उन्होंने मेट्रो यहाँ से यहाँ तक बनाई, मैं पूरे लखनऊ में मेट्रो चला दूंगा। आप मुझे बताइए इन 5 सालों में, देखिए इधर उधर भटकाने की कोशिश पे हम भरोसा नहीं करते हैं। हमको ये बताइए कि मेट्रो जो चली थी हमारी सरकार में, उससे 1 फीट आगे मेट्रो बढ़ी? हमारे ज़माने में जितना रिवर फ्रंट बना तो उससे 1 इंच आगे बना? हमारे ज़माने में जितना पुराना डेवलपमेंट पुराने लखनऊ में हुआ था, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 1000 करोड़ का काम कराया था, 100 करोड़ रुपये लोगों को इलाज का दिया था, पूरी सरकार ने 100 करोड़ रुपये दिया। तो बताइए, हम दावा करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे विजनरी थे और ऐसे काम करने वाले आदमी थे, जिनके साथ हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिला तो हमने काम करके दिखाया और अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो साहब आपने काम की बातें कही, बहुत सारी बातें कही, और पिछली बार यही नारा ही दिया गया था, काम बोलता है, लेकिन किस तरीके से काम बोला सबने देखा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक तो बात कही जाती है मुद्दों पर, लेकिन अभी 5-6 महीने अभी बचे हुए हैं, अंत हवा बदल जाती है, और उस हवा बदलने के लिए आप लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं कि हवा बदलने ना पाए? देखिए, हवा इसलिए नहीं बदलेगी ना, आप जानते हैं कि भूखे पेट ना कोई भजन करता है ना कोई धर्म मानता है। आज इस 2 साल कोरोना काल को हो चुके हैं, कोई एक सेगमेंट बताइए जो ठीक हालात में। मिडिल क्लास को आपने ख़त्म कर दिया है, खाने को नहीं है। मैं आपको ऐसे परिवार, ऐसे घर, ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जो बाहर से ज़ाहिरी तौर पे देखने के लिए बड़े अच्छे लोग हैं, खाना नहीं है। और अगर आप इसी सरकार में जांच करके देख लेंगे कि एक डबल स्टोरी मकान वाले ने 150 से खाना लिया था, तो वो पुलिस वाला नाराज़ होने लगा उनके ऊपर कि आप जैसे लोग खाना मांगेंगे, तो उनका साहब मैं खाना नहीं मांगूंगा तो मर जाऊंगा। तो ये हमको इस जगह पे कौन लेके आया है? सरकार ने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया है, आपसे हमसे किसी छुपा नहीं है। पहले आपने कहा कि साहब N95 मास्क, फिर आपने कहा N95 ठीक नहीं है, रेमडेसिविर इसका इलाज है।
रेमडेसिविर आपने 3,000 रुपये की दवा, 4,000 रुपये की दवा 50,000 रुपये में बिकवा दी। फिर आपने कहा नहीं रेमडेसिविर ठीक नहीं है, इसके लिए अब आप ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आप ऑक्सीमीटर लीजिए, ऑक्सीजन घर में ला के रखिए। आपने 50,000 रुपये में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिकवा दिया। आपने कहा साहब कि ये मरने के बाद फैलता है। आपने इतना क्योस पैदा कर दिया पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों को मरे हुए को छोड़ दिया, उनकी लाशों में कीड़े पड़ गए। यही मेरे राजीपुरम में एक शुक्ला जी थे, उनके डेड बॉडी में पूरे कीड़े पड़ गए थे। मैंने अपने पार्षद जी से कहा, अजय दीक्षित जाकर उसका क्रिमेशन कराया। तो देखिए उन सब बातों पे नहीं जाने वाला है। और ये कोई ऐसा, हम सब जितने आप लोग भी हैं, किसी का परिवार ऐसा रिश्तेदार नहीं बचा जिसके बाद कोरोना की चपेट में नहीं आया हो। कैसे भूल जाएंगे आप? अब धर्म, अब सारी बातें, बीजेपी सब कोशिशें कर ले, हम चाहते हैं सारी कोशिशें कर ले, लेकिन इस बार ये किसी गांव, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वोट नहीं मांग पाएंगे। आप बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, अभी 6 महीने दिन पे दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, किसान इनके खिलाफ है, रोज़गार दे नहीं पा रहे तो नौजवान खिलाफ है। कौन सा वर्ग इनके साथ है? किसको गुमराह करेंगे? गुमराह तब करेंगे ना जब कोई मौका होगा। आप कहते हैं ऑक्सीजन से मरा नहीं, तो फिर लोग मरे कैसे भाई? आप बताइए। मैं तो 20 नाम अभी बता दूंगा आपको। मैं एक लड़का यहाँ पे आकाश वाजपेयी रहता, उसकी मदर ऑक्सीजन से मरी और ट्रॉमा के गेट पे मरी। ये मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी तैयारी कितनी है ज़मीन पर? भाई हम ज़मीन पे काम करते हैं हम लोग। देखिए आप एक बात कभी देख लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जब कहीं कोई लड़ाई होगी, कोई इशू होगा गरीब मजलूम का, तो आपको समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, नेता उस आवाज़ को उठाता हुआ मिलेगा। ये मेरा दावा है। और क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने हमेशा यही एक चीज़ सिखाई है कि कभी किसी मजलूम कमज़ोर आदमी की आवाज़ बनो और उसके लिए किसी हद तक लड़ना पड़े, लड़ो। अच्छा, इस बार काम आपको क्या लगता है, मुद्दों पे चुनाव होगा? भाई हमारा तो इशू है, हम तो मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों पे ही चुनाव होगा भी। और जो लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस बार सबक मिलेगा। और आप भी हम लोग इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं कि 2022 में हम लोग जब सरकार बनाए, जीत गए, तो आपसे फिर बैठ के बात करेंगे और तब आपको बताएंगे आज इस तारीख में हमने ये बात कही थी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ना कि इस बार 400 के पार, तो आप देखिएगा जिस तरह से नाराज़गी और जिस तरह से समर्थन लोगों का मिल रहा है, आने वाले वक्त में सरकार 100% समाजवादी पार्टी बन रही है। और आने वाले वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और लोगों की उम्मीद और आशाएं जो कुछ हैं वो उन्हीं के ज़रिए पूरी हो सकती हैं। ये आम आदमी अब समझ गया है। बहुत शुक्रिया रेहान नईम साहब हमसे बात करने के लिए। रेहान नईम साहब ने ये कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, लेकिन अभी चुनाव में समय है, 5 से 6 महीने का समय बाकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा कि या अंत हवा बदल दी जाएगी। ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लखनऊ से ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।